It is a situation. It is a situation generated by either occurrence of real adverse event or occurrence of imminent adverse event or occurrence of imminent adverse event. ठीक है, तो देखिए इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि घटित होती है, या तो कोई रियल एडवर्स सिचुएशन आ गई है, रियल एडवर्स सिचुएशन आ गई है, या इमिनेंट एडवर्स सिचुएशन है। रियल हो या एडवर्स, रियल हो या इमिनेंट हो। इमिनेंट का मतलब अभी निकट फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में, वेरी सून इट इज गोइंग टू हैपन। तो इमरजेंसी इज ए सिचुएशन, एक सिचुएशन है विच इज जनरेटेड बाई ईदर दिस, ठीक है। और इसकी एक खासियत और होती है, इट ड्रा इमीडिएट अटेंशन, इट ड्रा इमीडिएट अटेंशन, इट ड्रा इमीडिएट अटेंशन, इट ड्रा इमीडिएट अटेंशन, ठीक है ना। ये इमीडिएट अटेंशन को ड्रॉ करती हो, तो इसे हम इमरजेंसी कहेंगे। क्लियर? हमने आपको इसको डिकोड कर दिया कि इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि रियल कोई एडवर्स इवेंट रियलिटी में या तो हो चुका हो या निकट फ्यूचर में होने वाला हो, और ये इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है इमीडिएट अटेंशन ड्रॉ करती है। अब इसको मैनेज करने के लिए देखो, टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन, या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। जस्ट अ मिनट, मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन is subdivided into four phases. First, mitigation. Second, preparedness. Third, response. Fourth, recovery. ठीक है, रिकवरी। अब इसमें देखिए प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ये क्या होती हैं? प्री डिजास्टर एंड दे टू आर पोस्ट डिजास्टर। ये दो पोस्ट डिजास्टर होने के बाद इन पर एक्शन किया जाता है, एंड दे टू आर, द फर्स्ट टू आर फॉर द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है ये, और ये पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको इमरजेंसी जो लिखा था यहाँ नोट्स में उसको हमने डिकोड कर दिया। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना मिटिगेशन में आ जाएगा। यस, अर्थक्वेक आने से पहले अगर आपने कोई एक्शन लिया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मिटिगेशन में आ जाएगा।
सर मिटिगेशन का मतलब एक बार फिर से समझा दीजिए। मिटिगेशन का हमने कहा ना कि कोई डिजास्टर आने से पहले एडवांस में जो फंडामेंटल तैयारी की जाती है, फंडामेंटल मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, जनरली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई डिजास्टर आने से पहले अच्छे क्वालिटी का रोड बना दिया जाए, कि बाढ़ आने से पहले हम अच्छे क्वालिटी का वहाँ पर डैम बना दें, रोड बना दें जो कभी न डूबे बाढ़ के पानी से, फ्लड आने के समय फ्लड के पानी से कभी न डूबे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई क्वालिटी का रोड और एलिवेटेड रोड बनाना, या डैम बना देना खूब ऊंचा आके, जिससे कि डैम और रिवर और सिटी के बीच में ऊंचा सा डैम बना देना, जिससे कि कभी अगर फ्लड आने का भी हो तब भी रिवर उस डैम को तोड़ के सिटी की तरफ न आ पाए, तो इसको हम मिटिगेशन मेजर कहेंगे। मिटिगेशन का मतलब किसी के साइड इफेक्ट को कम कर देना, किसी एडवर्स इवेंट के द्वारा होने वाले नुकसान को कम कर देना। जैसे सपोज दिल्ली में रेनी सीजन में फ्लड आने का डर है, फ्लड डिजास्टर आने का डर है, तो फ्लड आने से पहले ही हम यहाँ पर क्या कर दें, जो कॉलोनीज हैं यमुना रिवर के आसपास, उस यमुना रिवर के दोनों साइड में इस तरह से एम्बैंकमेंट बना दें, ऊंचे ऊंचे डैम बना दें, ऊंचे ऊंचे डैम बना दें, या इधर मिट्टी का या कंक्रीट डैम बना दें, जिससे कि यमुना रिवर का वाटर फ्लड के समय रेनी सीजन में अगर बढ़ भी गया तब भी जो आसपास के आबादी वाले जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उसमें न डूबें, तो इसे हम मिटिगेशन मेजर कहते हैं। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते चलिएगा। सर प्रिपेयर्डनेस क्लियर कर दीजिए। प्रिपेयर्डनेस में भी यही होता है। प्रिपेयर्डनेस में आप जैसे मिटिगेशन में आपने फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना दिए, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड बना दिए, डैम बना दिए और वहाँ पर शेल्टर हाउस बना दिए, ये सब कंप्लीट लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट हैं। और प्रिपेयर्डनेस में अब ये तो मिटिगेशन में हमने बताया, रोड बनाए, डैम बनाए, शेल्टर हाउस बनाए। प्रिपेयर्डनेस में हमने और भी तैयारियां कर दी कि अगर एट द टाइम ऑफ फ्लड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिसरप्टेड रहेगी तो उस समय हमें और क्या तैयारी करनी है कि वहाँ पर हमें सोलर लैटर्न का मतलब सोलर लालटेन वहाँ पर रखवाने की व्यवस्था पहले से तैयारी कर लें। फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसको भी इतना इम्प्रूव कर दें कि वहाँ पर भी जो अलर्टनेस है, अब जैसे अभी आपने देखा कि आजकल मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि कहाँ पर अर्थक्वेक आया, कहाँ पर फ्लड आया, कहाँ पर क्या आया। तो इस तरह से हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑलरेडी सिंक्रोनाइज कर दिया जाए कि कोई भी अगर एडवर्स इवेंट आती है तो उसका तुरंत सभी को सूचना मिल जाए, सभी लोग आराम से एग्जिट कर जाएं उस प्रॉब्लम से। तो ये हुआ प्रिपेयर्डनेस। रिस्पांस क्या हुआ? रिस्पांस का मतलब कि अब आपदा आ गई, अब डिजास्टर आ गया, तो फिर क्या करें? तो फिर उस समय हमारे पास कोई डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, NDRF की टीम होनी चाहिए या मेडिकल टीम होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल टीम होनी चाहिए, जो तुरंत डिप्लॉय कर दिया जाए। जैसे फायर लग गया कहीं पर तो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां तुरंत निकल जाएं वहां से, अपने अपने स्टेशन से जहां पर घटना घटित हुई वहां पर तुरंत पहुंच जाएं और फायर को कंट्रोल कर लें। तो ये रिस्पांस टीम हो गई। अब नेक्स्ट है रिकवरी।
रिकवरी, जब रिस्पॉन्स ठीक होगा, प्रिपेयर्डनेस ठीक होगा, मिटिगेशन ठीक होगा, तो रिकवरी भी फास्ट होगी, नहीं तो स्लो रिकवरी होगी, धीरे धीरे रिकवर होगा। तो इसलिए अगर ये तीन सही है तो लास्ट वाला भी रिकवर, मतलब तेजी से रिकवरी हो जाएगी, लोग ओवरकम हो जाएंगे उस प्रॉब्लम से। ठीक है, देखो ये स्लाइडिंग नहीं हो पाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं स्लाइड कर दीजिए, ये जो लिखा है स्लाइड नहीं होगा, ये इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ अब। ये ड्रा इमीडिएट अटेंशन हो गया, डन, यू ऑल डन, यू ऑल नोटेड। प्री एंड पोस्ट डिजास्टर के लिए है प्लान, जब डिजास्टर चल रहा है तब क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे? नहीं, देखो पहले से हम तैयारी कर रखे होंगे तो फिर हम क्यों देखेंगे, हम जो रिस्पॉन्स टीम है उसको डिप्लॉय करेंगे। जैसे सपोज अगर कहीं फायर आउटब्रेक हो जाए, किसी जगह पर आग लग जाए, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत जो इमरजेंसी नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं फायर ब्रिगेड स्टेशन की, आप उनको फ़ोन मिलाओगे, ठीक है, पुलिस को भी इन्फॉर्म करोगे, तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजने में, और फिर फायर ब्रिगेड वाले भी आएंगे। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको मैकेनिज्म है तो उस पर भी आप रिजॉर्ट करेंगे। तो बस यही कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। एम्बुलेंस वाले को भी फटाफट बुलाएंगे कि एम्बुलेंस वाला जो नंबर होगा वहाँ पर भी फ़ोन कर देंगे, तो एम्बुलेंस, पुलिस एंड फायर ब्रिगेड तीनों को आप फ़ोन मिला देंगे। अब ये सब उनको, अब देखो पहले क्या था कि पहले आप बताते हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस लोकेशन पर आना है। अब क्या है, आपका फ़ोन गया, उनको ऑटोमेटिक जो है जियो टैगिंग हो के चला गया, उनको ऑलरेडी आपका मैप मिल गया कि लोकेशन मिल गया कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, वो तुरंत वहाँ आ जाएंगे। अब बताने की 10 बार रास्ता बताएं, दाएं मुड़े बाएं मुड़े कहाँ जाएं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी बताया भी कि गूगल एंड्रॉयड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम आ गया। गूगल ने एंड्रॉयड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम सभी एंड्रॉयड फ़ोन में सिंक्रोनाइज कर दिया है। तो इट इज़ ए फीचर दैट यूजेज सेंसर इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू डिटेक्ट सेस्मिक एक्टिविटीज एंड अलर्ट यूजर्स अबाउट पोटेंशियल अर्थक्वेक। और यूजर्स को ये एडवांस में, थोड़ा एडवांस में बता देता है कि अर्थक्वेक, पोटेंशियल अर्थक्वेक आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ये फीचर्स है उसमें सेंसर लगे हैं जो सेंस कर लेते हैं कि सेस्मिक एक्टिविटीज होने वाली है या हो रही है, तो अपने यूजर्स को तुरंत नोटिफिकेशन भेजने लगेगा कि यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है या आ चुका है। गूगल लॉन्च्ड दिस फीचर इन इंडिया इन सितंबर 2023 इन कोलैबोरेशन विद एनडीएमए एंड एनसीएस। एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पढ़ाऊंगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड एनसीएस क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारी चल रही है। अब वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी को एक लाइन में डिफाइन करते हैं। वल्नरेबिलिटी को एक लाइन में डिफाइन करते हैं, यहाँ एक लाइन का डेफिनेशन दिया हुआ। वल्नरेबिलिटी इज likely to be damaged, likelihood of getting damaged or disrupted by an impact of a hazard। किसी हैजर्ड के, हैजर्ड क्या है? एडवर्स इवेंट, किसी एडवर्स इवेंट के अकरेंस होने से, अकर होने से, घटित होने से जो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है, जो डैमेज होने की लाइकलीहुड है, उसी को ही हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो वल्नरेबिलिटी मीन्स likelihood of डैमेज, likelihood of डैमेज। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो possibility of डैमेज of life and property।
अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, vulnerability refers chances or likelihood of damage of life and property, likelihood of damage of life and property at time of, अब यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूँ, at time of occurrence of an adverse event, occurrence of an adverse event। देखिए वल्नरेबिलिटी क्या है, लाइक्लीहुड ऑफ डैमेज और पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब इसको हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, वल्नरेबिलिटी रेफर्स चांसेज और लाइक्लीहुड ऑफ डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एडवर्स इवेंट। कोई एडवर्स इवेंट घटित होने जा रहा है, जैसे अभी मैं बोलूं अर्थक्वेक वल्नरेबल एरिया इंडिया का कौन सा है, तो जहां पर माउंटेन होंगे, जहां पर हिल्स होंगे, वो क्या है, अर्थक्वेक वल्नरेबल एरिया है। अगर मैं कहूं कि साइक्लोन वल्नरेबिलिटी वाला एरिया कौन सा है, साइक्लोन से वल्नरेबिलिटी वाला, साइक्लोन वल्नरेबल एरिया कौन सा है, तो आप बोलेंगे कोस्टल एरिया। आप ये नहीं बोलेंगे हिमालय है, हिमालय क्या कोस्ट से बहुत दूर है। तो साइक्लोन से वल्नरेबिलिटी कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में है, क्योंकि कोस्टल एरिया में ही साइक्लोन आके हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है, लाइक्लीहुड ज़्यादा है। तो साइक्लोन वल्नरेबिलिटी अगर मैप इंडिया का ड्रा किया जाए, ठीक है ना, साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप इंडिया का ड्रा किया जाए, जैसे देखो हम दो एग्जांपल दे दें। एग्जांपल नंबर 1, साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया। तो आप जब इसका मैप बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से आप मैप दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें फिर आप साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप ऐसे ऐसे बना देंगे कि भाई बहुत होगा तो ये हमारा ये जो कोस्टल एरिया है ये साइक्लोन से वल्नरेबल है। तो ये साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप हो गया इंडिया का। अब साइक्लोन वल्नरेबिलिटी मैप आपने बनाया तो आपने दिखाया है कोस्टल एरिया, अब आप हिमालय को नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर दूसरे एग्जांपल में हम अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी मैप बनाएं तो आप हिमालय को दिखाएंगे और जहां जहां हिल्स हैं उन्हें दिखाएंगे। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वल्नरेबिलिटी का मतलब लाइक्लीहुड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एडवर्स इवेंट, वो वल्नरेबिलिटी को शो करता है। वल्नरेबिलिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोविड से वल्नरेबल सेक्शन कौन था एट टाइम ऑफ कोविड, हु वर मोर वल्नरेबल एट टाइम ऑफ कोविड, हु वर मोर वल्नरेबल। तो आप बोलेंगे कि जो poor people were more vulnerable at time of COVID than the richer या जो रिच कैटेगरीज पीपल हु आर इन इंडिया। जैसे आप मैं पूछूं कोविड से वल्नरेबल सेक्शन कौन था या हु वाज मोस्ट वल्नरेबल एट द टाइम ऑफ कोविड, तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात बोलूं तो आप कभी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड के समय अगर वो घर भी बैठे रहे होंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उनकी ज़्यादा है, तो उनको कोई कोविड से वल्नरेबिलिटी ज़्यादा नहीं हुआ होगा। नो डाउट उनके भी बिजनेस लॉस हुए होंगे उस समय, लेकिन फिर भी उनको भी कोविड से
वो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी के पास कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू कोप अप फ्रॉम द साइड इफेक्ट ऑफ दैट एडवर्स इवेंट, तो वल्नरेबल नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एट टाइम ऑफ कोविड द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज या वर the poorest people of India, poor people of India, even middle class, lower middle class, we all were in that segment। मतलब हम सभी उसी कैटेगरी में थे, क्योंकि कोविड आने पर क्या सबकी जो एक डेली इनकम होती है, मंथली इनकम होती है, वो रुक गई थी। तो मंथली इनकम, डेली इनकम रुक जाने से सबको प्रॉब्लम होने लगा था कि भाई कब तक लॉकडाउन चलेगा। अगर ज़्यादा लंबा खिंच जाता लॉकडाउन तो सब लोग परेशान हो जाते, जितना रिजर्व फंड था सब लोग वो डिप्लीट हो जाता। फिर क्या होता, फिर प्रॉब्लम होने लगती, फिर दिक्कत होने लगती, सारी प्रॉब्लम राइज हो जाती। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो जितना कैपेबल होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब अच्छी क्वालिटी का रोड, अच्छी क्वालिटी का और भी फैसिलिटीज जो हैं, या गुड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वो लोग क्या जल्दी कोप अप कर जाएंगे, वो कम वल्नरेबल होंगे। जैसे आज के 100 साल पहले जब ड्राउट आता था इंडिया में, ड्राउट मतलब सूखा पड़ता था, या आज के 50 ईयर इफ यू गो बैक 50 ईयर, आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले जब इंडिया में सूखा आता था, ड्राउट होता था, तो लोगों के यहाँ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि वी वर रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर पर ही निर्भर रहते थे। तो अगर फार्मिंग फील्ड में सूखा पड़ गया तो कुछ भी ग्रेन प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या, लोग वल्नरेबल हो जाते थे, पीपल वर मोर वल्नरेबल, ठीक है ना। तो उस वल्नरेबिलिटी से उन्हें दिक्कत होती थी कि वो कैसे लाइफ को सर्वाइव करें आगे। हो सकता है कुछ लोग स्टारवेशन से, भूखमरी से मर जाते रहे हों। उस समय आपने सुना होगा 1943 का बंगाल फेमिन, जब अंग्रेजों के समय में बंगाल फेमिन आया था 1943 का, और उससे पहले भी और भी फेमिन आए थे, अकाल पड़े थे, तो बहुत लोग मर जाते थे, खाने पीने को कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। तो पहले देखो वही फेमिन का मतलब ड्राउट कंडीशन आ गया, अकाल हो गया, मतलब जल का अकाल हो गया, जल का स्कैरसिटी हो गई, स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब ड्राउट हो गया, तो लोग मरने लगते थे। आजकल सूखा पड़ता है, तो अभी भी कहीं कहीं प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अब बहुत कम लेवल पर होती है। लोग अब गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके द्वारा फूड ग्रेन मिल जाता है। जैसे जहाँ पर भी सूखा पड़ा, सपोज उड़ीसा में और कहाँ पर, जहाँ पर भी, केवीके डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, केवीके डिस्ट्रिक्ट का मतलब कालाहांडी, बोलंगीर, कोयंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हमेशा सूखा पड़ता था। यहाँ पर बहुत गरीबी होती थी। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वहाँ पर जब हर साल वहाँ सूखा पड़ जाता था, तो लोग को खाने के लिए नहीं होता था। मैंगो कर्नेल खा कर रहते थे। मैंगो कर्नेल का मतलब आम खा के जो हम लोग फेंक देते हैं ना, मैंगो खा के, तो उसकी जो सीड होती है, उसकी जो कुसली होती है, उसको खा, उसमें से भी सीड निकाल के लोग खा के अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मेरे लाइफ टाइम में हुआ है। मैंगो कर्नेल खा करके केवीके डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में लोग रहते थे। आज ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जो फूड ग्रेन मिलता है हर बीपीएल फैमिली को, उसमें जितना भी 35 kg पर मंथ का है कि 35 kg फूड ग्रेन मिलेगा, और भी खाने पीने के जो आइटम है वो मिलेंगे, तो अब लोग उससे बच जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम आके उन्हें बचा लेती है कि भाई चलो कुछ भी नहीं है तो गवर्नमेंट देगी, उसी से खाएंगे, रहेंगे और काम करेंगे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हम वल्नरेबिलिटी को कैपेबिलिटी बढ़ा करके कम कर सकते हैं। अगर जैसे जैसे हम कैपेसिटी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाएंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी मतलब रोड और डैम और बिजली और ये सब पानी की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी बढ़ गई, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ गई, इंडस्ट्री लग गई, लोगों को रोजगार मिल गए, पैसे आने लगे, पैसे से सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई। फिर ये दोनों जब बढ़े तो फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एचआर बढ़ जाएगा। एचआर का मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स में जो हेल्थ और एजुकेशन की क्वालिटी वो बढ़ जाएगी। तो जब ये सब बढ़ जाएगी तो वल्नरेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वल्नरेबिलिटी घट जाएगी।
मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब लाइक्लीहुड ऑफ डैमेज, किसी घटना के, किसी एडवर्स इवेंट के होने से जो नुकसान होने की जो एक स्केल है कि नुकसान ज़्यादा पहले होता था, अब वो नुकसान कम हो जाएगा और कम होते होते वो जीरो हो जाएगा। जब कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो जो वल्नरेबिलिटी है वो घटती जाएगी। ठीक है, यू गॉट इट, समझ में आया? तो जैसे अब मैं अभी बता रहा था कि एट टाइम ऑफ कोविड वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल थे जो पुअर थे, जो बीपीएल सेगमेंट थे। फिर बाद में गवर्नमेंट ने वही 35 kg फूड ग्रेन देने का एश्योरेंस दिया। तो अभी भी जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन है आपका 142 करोड़ जनसंख्या रहती है इंडिया में। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 142 करोड़। तो 142 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को क्या है, गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत कवर कर दिया गया है फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड से ही, कि 80 करोड़ लोगों को 35 kg फूड ग्रेन मिलता रहेगा हर महीने। 142 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन मिलता रहेगा, कुछ करें या नहीं करें उन्हें सरकार देगी। तो अब इससे देखो क्या सोशल सिक्योरिटी पैदा हो गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी हुआ। अब उन्हें कुछ ऐसे भी घटनाएं घटित हो रही, न्यूज में आ रहे हैं कि अब ये लोग काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं सरकार देगी, खाएंगे, मोबाइल दिन भर चला रहे हैं इधर उधर और फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, आप नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ा जाए। जो मैं यहाँ पर साइड में लिखवा रहा हूँ बस उतना लिखते चलो, और नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ साइड में बस उतना, और इसके साथ साथ आप जो ऑलरेडी लिखा हुआ नोट्स में वही पर्याप्त है। सर वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर बोथ आर सेम बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। देखो वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी डिजास्टर की एक छोटी सी कंपोनेंट है। जब डिजास्टर होता है तो उसमें वल्नरेबिलिटी भी एक फैक्टर होती है जो डिजास्टर की सीवियरिटी को डिसाइड करता है कि डिजास्टर सीवियर होगा या लेस सीवियर होगा। सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर विनाशकारी होगा या कम विनाशकारी होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अपना एक सेल्फ नोट भी रखो। जैसे मैं वल्नरेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ तो वल्नरेबिलिटी का आप हेडिंग डाल लो, और जो मैंने लिखा है साइड में उसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। और साथ में जब पीडीएफ प्रिंट आउट निकालिएगा तो जो आप लिख रहे हैं उस वाले पेज को इस पीडीएफ में चाहें तो अटैच कर दें, स्टेपल कर दें फाड़ के, या आप दोनों का एक स्पाइरल बाइंडिंग करा सकते हैं अलग अलग निकाल के। इस जो पेज लिख रहे हैं लूज पेज रखिए, आप कॉपी में लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लूज पेज होगा जिस पर आप लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा होगा। उस लूज पेज को जब आप इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसी में रख देना और स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना। ठीक है, आगे बढ़ें।
अब देखो वल्नरेबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन किया गया, जो हमने बोला था अभी, वल्नरेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू कैपेसिटी टू कोप अप द डिजास्टर और हैजर्ड। अगर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ गई किसी की, फिर ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी, हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हो गया, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ गई, तो वहाँ पर जब कोई एडवर्स इवेंट आएगा तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब वल्नरेबिलिटी घट जाएगी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइक्लीहुड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एनी डिजास्टर। वल्नरेबिलिटी यही बताता है ना कि कितना लॉस होने की संभावना है, तो जो प्रोबेबिलिटी है, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बताता है वल्नरेबिलिटी। तो जब कैपेसिटी अच्छा रहेगी, अच्छे क्वालिटी का रोड रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, अलर्टनेस सिस्टम रहेगी, गूगल नोटिफिकेशन रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन भी अच्छा रहेगा, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, तो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है एट टाइम ऑफ एनी एडवर्स इवेंट वो घट जाएगी। जैसे मान लो अर्थक्वेक ही आ गया, अब अर्थक्वेक आया तो अब बोलेंगे पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, अर्थक्वेक आ गया, पढ़ाई लिखाई से ही लेना देना है कि आपको पता रहेगा, अवेयर रहेंगे कि अर्थक्वेक आया तो हमें छिपना कहाँ है। जैसे आपने वीडियो में देखा वो मेज के नीचे छिप रही थी 2 लड़कियां, इसी तरह से आप भी ये देख रहे हो अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग से भाग नहीं सकते बाहर, तो फिर आप जहाँ पर बिल्डिंग में बीम है, छत में जहाँ बीम है उसके नीचे रुको या कॉर्नर में रुको, कुछ नहीं है तो किसी टेबल ओबल के नीचे पहले छुपो और हेड को बचाओ। तो ये अवेयरनेस आया एजुकेशन से, ठीक है, एक तो ये अवेयरनेस। और इससे पहले जो गवर्नमेंट है या आप हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे तो बेस चौड़ा होगा और टॉप नैरो होता जाएगा, और ऊपर से उसमें भी स्टील टेक्नोलॉजी लगा देंगे, मतलब स्टील से बने फ्रेम वाली टेक्नोलॉजी कि एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक भी वो बिल्डिंग जर्क न ले, हिले न, गिरे न, ठीक है। तो ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल की तैयारी। और दूसरा छिपने की, मतलब एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक अपने हेड को बचाने की जो अवेयरनेस है, बॉडी पार्ट्स को बचाने की अवेयरनेस है, ये कहाँ से आया? एजुकेशन से आया, ठीक है। अब आप बोलो कि फाइनेंस का इसमें क्या रोल है, पैसे का क्या रोल है? तो फाइनेंस का रोल ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट लेवल, पूरे कंट्री लेवल पर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ऐसी कॉलोनीज बनाएंगी जो कि लेस अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, सेस्मिक जोन वाले एरिया में नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट के जो प्लानर हैं, प्लान पॉलिसी बनाने वाले, वो ऐसे जगह रेजिडेंशियल कॉलोनी बनवाएंगे जहां पर जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एरिया हो, मतलब अर्थक्वेक प्रोन एरिया न हो। तो ये सारे मैटर कर जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी देखिए। फिजिकल वल्नरेबिलिटी में यही बताया जा रहा है कि जियोग्राफिकल कंडीशन लाइक कोस्टल एरिया आर मोर ससेप्टेबल फॉर साइक्लोन डिजास्टर बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और फिजिकल लोकेशन फैक्टर। मतलब फिजिकल वल्नरेबिलिटी में जैसे कोस्टल एरिया साइक्लोन से अफेक्टेड होने की ज़्यादा चांसेज है, तो फिजिकली उनके लोकेशन, उनका फिजिकल जो लोकेशन है अर्थ पर, इस तरह से वो कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पर इनको वल्नरेबिलिटी झेलना ही पड़ेगा, लेकिन कम किया जा सकता है तैयारी करके। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जिसके पास अब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिसका इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो फाइनेंशियली वो क्या होगा? ज़्यादा वल्नरेबल होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ए डेवलपिंग नेशन लाइक नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान इज मोर इकोनॉमिकली वल्नरेबल देन ए डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये जिनका नाम लिखा है, ये ज़्यादा फाइनेंशियली वल्नरेबल हैं देन यूएसए। सोशल वल्नरेबिलिटी का मतलब कि फैमिली का स्ट्रक्चर, जैसे जॉइंट फैमिली है या एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है, 2 फैमिली है। अब 2 फैमिली, एक न्यूक्लियर और एक एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। अब कोई प्रॉब्लम हुई फैमिली में या सोसाइटल लेवल पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई, उस शहर में प्रॉब्लम हुई, सपोज पर्टिकुलरली 2 ब्रदर हैं, एक भाई जो है किसी दूसरे शहर में रह रहा है अपनी फैमिली के साथ, दूसरा भाई किसी दूसरे शहर में XYZ शहर में रह रहा है। अब मान लो कि जो सपोज वन ब्रदर इज लिविंग इन चेन्नई, अनदर ब्रदर इज लिविंग इन हैदराबाद, ठीक है। तो एक भाई चेन्नई में रह रहा है, एक भाई हैदराबाद में रह रहा है। अब साइक्लोन आ गया,
तो जो भाई चेन्नई में रह रहा उसकी बिल्डिंग सब गिर गई, बट समहाउ वो बच गया, उसके फैमिली वाले लोग बच गए। तो अब क्या, अब किसका, जो अब फैमिली जॉइंट फैमिली रहेगा, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली रहेगा, तो उस जो दूसरा भाई है जो हैदराबाद में रहेगा वो तुरंत जाएगा अपने भाई को कंसोल करने, उसको बचाने, उसको है मतलब एक इमोशनल सिक्योरिटी देगा कि भाई मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत हो पैसे की, किसी भी चीज़ की, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहाँ जा अगर वो एडमिट है तो 2-4 दिन वहाँ रह गया, उसकी देख रेख कर दिया। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी भी बहुत मैटर करती है। जब कोई सेटबैक लगता है, कोई झटका लगता है, तो अपने अगर जो फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में या अपने नियर डियर में कोई लोग होते हैं जो समझाने वाले, दुखड़ा सुनने वाले, तो ये भी बहुत बड़ा मदद मिल जाता है। जैसे जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं तो आप फील कर सकते हो कि कितना, अगर नहीं हुआ तो कितना रुलाई छूटती है, ठीक है ना, तकिया गीली हो जाती है रोते रोते। और फिर उस समय अगर कुछ लोग हैं जो कि आपको बोले यार कुछ भी नहीं, चलो ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इस बार रिजल्ट ही ऐसा था, किसी का नहीं हुआ ठीक है, तो आप जान रहे हो झूठा बोल रहा है कि हुआ तो है, लेकिन 2-4 ऐसे फ्रेंड रहते हैं बोलते हैं किसी का नहीं हुआ है, चलो पेपर ही टफ आया था, पेपर बनाने वाला ही बकवास था। तो ऐसा बोल करके आपको कंसोल किया जाता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, रो मत। और पकड़ के लोग ले चलते हैं आपको, पार्टी वोटी मतलब करवाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, आपको चाय कुड़ इधर उधर घुमाते हैं, 2-4 दिन आपको मूवी भी दिखा करके आपको सही रिलैक्स कर देते हैं। फिर आप कम बैक हो जाते हो, रिलैक्स, रेजिलियंस पावर आ जाता है, आप फिर से लड़ाई में आ जाते हैं कि हाँ मैं फिर से अब एग्जाम दूंगा और इस बार फोड़ दूंगा। तो ऐसे 2-4 लोग होने चाहिए जो आपको गिरने पर सपोर्ट कर सकें, तो इसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर देखिए, सोशल वल्नरेबिलिटी लिखा है कि मतलब अगर वीक फैमिली स्ट्रक्चर है, लैक ऑफ लीडरशिप है, आपके पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और फैमिली स्ट्रक्चर में भी आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, टाइम ऑफ एनी एडवर्स इवेंट ये सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे एक डेटा आया था कि बिहार में सुसाइड रेट बहुत ही कम है और केरला में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। अब आप चौंक जाएंगे कि ऐसा क्यों है, बिहार में सुसाइडल रेट बहुत ही कम है और केरला में सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है। बताओ क्यों? क्योंकि सोसाइटल फैक्टर है। सोसाइटल फैक्टर क्या है? बिहार की जो सोसाइटी है, यूपी बिहार की सोसाइटी, उसमें ऐसा है कि आप मतलब गांव की बात कर रहा हूँ, लोग अपने घर की ज़्यादा खोज खबर रखते हैं, दूसरे घर की ज़्यादा, अपने घर की कम खोज खबर रखते हैं, दूसरे घर की ज़्यादा खोज खबर रखते हैं। मतलब XYZ हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा, इसमें नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। पहले तो इतना इन्वेस्टिगेटिंग हो जाते हैं पड़ोसी कि आपका हर चीज़ वो जानते हैं। तो एक तो कभी कभी इरिटेशन होता है कि हर चीज़ हमें पूछ रहे हैं कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इरिटेशन कभी कभी होता है। लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि अगर कुछ मतलब पड़ोसी सेंस कर लिया कि ये प्रॉब्लम में है, तो आपकी मदद भी करता है, या आसपास के लोग मदद भी करते हैं, आपको गिरने नहीं देते हैं, सोशल सिक्योरिटी दे देते हैं। तो यूपी बिहार की सोसाइटी में कोहेसिवनेस है, ठीक है ना, कोहेसिवनेस है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज, आलोचना तो करेंगे, लेकिन आलोचना करने में भी इतनी मतलब एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि पता कर लेते हैं कि इसके पास कुछ है या नहीं है, नहीं है तो कुछ अपने पास भी से भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर लोग गिरने नहीं देते, एक लेवल से सोशल सिक्योरिटी दे देते हैं। लेकिन केरला में क्या है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट हो गए, तो वहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो जाती है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी मतलब कि अपने काम से काम रखना, किसी और से नहीं बोलना, किसी और से नहीं बात करना। तो अपने काम से काम इतना रखने लगते हैं कि वो लोनलीनेस फील करने लगते हैं। लोनलीनेस फील करते करते वो किसी से बोलते ही नहीं, कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होते होते फिर कभी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सुसाइड। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा
सोशल वल्नरेबिलिटी, जहाँ पर फैमिली वीक होता है, लैक ऑफ लीडरशिप होता है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लैक होता है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, नो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लोग कम, वो सोशली ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो सोशली ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और एट टाइम ऑफ एनी एडवर्स इवेंट वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी मतलब साइकोलॉजिकल माइंडसेट, कि आप दिमाग से कितना मजबूत हैं। एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी कि आपका जो ब्रॉटअप है, आपका जो ब्रॉटअप है वो कितना स्ट्रांग किया गया है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा आप फिट हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटली फिट होने का मतलब आपकी इमोशनल लीकेज नहीं है। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और एग्जाम सामने है तो रोने लगे और बोलने लगे कि नहीं अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं महाकुंभ जा रहा हूँ आईआईटी वाले बाबा की तरह से, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आईआईटी वाले बाबा का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी जगह पर हैं, उनको ज्ञान हो गया, इनलाइटनमेंट हो गया कि ये दुनिया बेकार है, मोह माया सब बेकार है, तो इसलिए वैसा उन्होंने स्टेप लिया। लेकिन यहाँ पर मैं एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से माइंडसेट होना चाहिए कि आपके पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ये बात यहाँ की जा रही है, ठीक है ना। तो वल्नरेबिलिटी में देखिए हम लोगों ने यहाँ पर वल्नरेबिलिटी में हम लोगों ने यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया। वल्नरेबिलिटी का हमने A to Z बताया, और वल्नरेबिलिटी के जो टाइप्स होते हैं फिजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल वल्नरेबिलिटी, ये सारे हमने डिस्कस किए। एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, 4 तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, ये सब आप पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। अब रिस्क क्या होता है? देखो रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी से मिलता जुलता है। रिस्क वल्नरेबिलिटी से मिल रहा है। देखिए रिस्क इज द लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी दैट एन एरिया और सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाई ए हैजर्ड, ठीक है ना। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? वल्नरेबिलिटी और रिस्क में क्या डिफरेंस है? इसमें भी लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी है कि कोई सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन और एरिया नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा किसी हैजर्ड के आने से, ठीक है। और उसमें भी वही था। तो देखिए यहां पर आगे बताया गया है रिस्क इक्वल टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी रिस्क का सबसेट है, रिस्क का सबसेट है। तो इसीलिए आपको डेफिनेशन में भी सेम दिख रहा है। रिस्क और वल्नरेबिलिटी में बहुत ही सटल डिफरेंस है। सटल डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जैसे जो ज़्यादा कमजोर रहेगा, वल्नरेबिलिटी क्या बताता है आप सीधा सीधा समझो। वल्नरेबिलिटी बताता है कि जो ज़्यादा वीक रहेगा, वल्नरेबिलिटी का मतलब जो ज़्यादा वल्नरेबल रहेगा, वीक रहेगा। वीक किस सेंस में रहेगा? वल्नरेबिलिटी क्या बताता है? वीकनेस बताता है। आप ऐसे समझो, वल्नरेबिलिटी वीकनेस बताता है, वीकनेस बताता है। तो जो ज़्यादा वीक रहेगा, किसमें वीक रहेगा? इकोनॉमिकल वीकनेस, इकोनॉमिकल वीकनेस, सोशल वीकनेस, सोशल सिक्योरिटी वीकनेस, सोशल सिक्योरिटी वीकनेस जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, ठीक है। देन एटीट्यूडनल वीकनेस, ये टी हैं, दोनों टी हैं, ठीक है ना। एटीट्यूडनल वीकनेस, ठीक है, एटीट्यूडनल वीकनेस। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
रिलेटेड वीकनेस, मतलब पुअर क्वालिटी की रोड, रेलवे, ये सब रहेंगी। अगर ये 4 वीकनेस होती हैं, वल्नरेबिलिटी क्या बताता है? वीकनेस बताता है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस बता रहा है। और हैजर्ड क्या बता रहा है? एडवर्स इवेंट बता रहा है। एडवर्स इवेंट बता रहा है। हैजर्ड क्या बता रहा है? एडवर्स इवेंट बता रहा है। वल्नरेबिलिटी क्या बता रहा है? वीकनेस बता रहा है कि इकोनॉमिकल वीकनेस है, सोशल सिक्योरिटी वीकनेस है। सोशल सिक्योरिटी जो ऊपर हमने बताया भी। एटीट्यूडनल वीकनेस है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीकनेस है। अगर ये वीकनेस है तो एडवर्स इवेंट आने पर क्या होगा? लॉस होने का ज्यादा रिस्क रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज्यादा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज्यादा रहेगी। ठीक है ना? तो वल्नरेबिलिटी में वहां पर हमने बताया कि लाइकलीहुड ऑफ लॉस एट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट। तो लाइकलीहुड ऑफ लॉस एट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एडवर्स इवेंट किसको ज्यादा प्रोवाइड करेगा? जो वीक रहेगा। तो सीधा सा वहां पर जो हमने बताया उसी को हमने और एलोबरेट कर दिया और इसको लिटरल शाब्दिक अर्थ में बता दिया कि वल्नरेबिलिटी का मतलब यहां समझो वीक। तो जो ज्यादा वीक होगा वो ज्यादा लॉस, उसको ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी। कब? जब एडवर्स इवेंट होगा। ठीक है? तो उसी बात को फिर जब हम रिस्क पढ़ा रहे हैं तब भी बोल रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस को बताता है और जब वीक हो गया कोई तो इनडायरेक्टली उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। दो इफ यू गो इन डिटेल तो इट इज क्लियर कि वल्नरेबिलिटी इज सबसेट ऑफ रिस्क। वल्नरेबिलिटी क्या है? सबसेट है रिस्क का। ठीक है? इसी का एक पार्ट है, रिस्क का एक सब टाइप्स है वल्नरेबिलिटी। रिस्क किसको ज्यादा रहेगा? जो ज्यादा वीक रहेंगे। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है कि इनमें डिफरेंस कर पाना बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। और शुद्ध शब्दों में समझा जाए तो वल्नरेबिलिटी को वीकनेस कहते हैं, हैजर्ड को एडवर्स इवेंट कहते हैं। और हैजर्ड, एडवर्स इवेंट और वीकनेस मिल गए तो फिर लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका लॉस? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये है रिस्क। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये आपका वल्नरेबिलिटी और रिस्क में ये डिफरेंस है। संतोष गौतम इज सेइंग कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप जैसे क्लाइमेट चेंज पढ़ाया उसी तरह से पढ़ाइए। संतोष गौतम जी, एक्चुअली ये जो टर्म्स है ना, इसका बस थोड़ा आप एक बार जान लो। आगे अभी जब हम पूरा चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे जैसे हमने क्लाइमेट चेंज पढ़ाया है। ये वाले जो एरिया हैं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं, हल्का सा एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं, तो इसको मैं एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ जैसे कि जितना हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट। आप अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना समझिए कि जो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, वन लाइनर टर्म्स में पूछे जाएगा। वन लाइनर टर्म्स में जैसे डिजास्टर वन लाइन में पूछ दिया, हैजर्ड वन लाइन में पूछ दिया, क्लाइमेटी वन लाइन में पूछ दिया, अब उसके बाद इमरजेंसी वन लाइन में पूछ दिया। तो इमरजेंसी क्या है? वही एक सिचुएशन है जो अर्जेंट अटेंशन ड्रॉ करती है और अर्जेंट हेल्प चाहिए।
फिर आपको हमने बताया वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो इसमें वल्नरेबिलिटी को वन लाइन में आप बताएंगे तो लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, आप रिस्क में आ गए तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वल्नरेबिलिटी में भी वही है। तो इन दोनों में सटल डिफरेंस यही है कि वीकनेस दोनों अगर आ गए एक साथ तो फिर आप जान रहे हो फार्मूला कि रिस्क इजकल टू हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी क्या है, वीकनेस को बताती है, और रिस्क क्या है, हैजर्ड और वल्नरेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करने से रिस्क बन जाता है। वेटेज ऑफ वीकनेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रिस्क। हाँ, अगर जितना वेटेज होगा वीकनेस का तो रिस्क उतना बड़ा रहेगा, अगर जितना वेटेज कम होगा वीकनेस का रिस्क उतना छोटा रहेगा। ठीक है ना। तो ये एरिया है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, एकदम तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं मैं। इसको जानना जरूरी है, ये टर्म्स जानने जरूरी हैं। ये ऐसा नहीं कि सारा यहीं पर आपको दिक्कत है, आगे ये बस थोड़ी दूर तक और ये टर्म्स हैं, इसके बाद में सब अच्छा अच्छा है। मतलब मुझे पढ़ाना है अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनो क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, सुनामी क्या है, वो साइक्लोन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर तो वही है, क्लाइमेट चेंज जैसा ही है, लेकिन ये भूमिका, ये बैकग्राउंड है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने नोट कर लिया? ये सब हो गया है। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब कि एट टाइम ऑफ एडवर्स इवेंट जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाता है कि कितने रुपए का, कितने पैसे के कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी कितना लॉस हुआ, तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं। यहाँ ये सब ऐसे ही है। डिजास्टर देखो जो हमने वहाँ डिफाइन किया था, अब डिजास्टर की डिफिनीशन आ गया यहाँ। ठीक है ना। तो इसको ये फार्मूला है, आप देख लेना, डिजास्टर इक्वल टू वल्नरेबिलिटी इनटू हैजर्ड अपन कैपेसिटी। कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो डिजास्टर कम होगा। कैपेसिटी टू कोप अप एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या से लड़ने की अगर क्षमता ज़्यादा होगी तो डिजास्टर घट जाएगा। कुछ भी नहीं है, अब ये सब इसी तरह से है। फिर ये मैप बनाया गया है कि आपको इस एक्सिस पर हैजर्ड रखा गया है, इस एक्सिस पर वल्नरेबिलिटी रखी गई है। तो अब देखा गया कि अगर वल्नरेबिलिटी एंड हैजर्ड यहीं शुरू हो रहे हैं, इसी जगह से, यहाँ पर इस जगह पर, इस पॉइंट पर क्या है, वल्नरेबिलिटी भी कम है, हैजर्ड भी कम है। मतलब हैजर्ड मतलब एडवर्स इवेंट। देखो वल्नरेबिलिटी को हम वीकनेस कर देते हैं, वीकनेस कर देते हैं, वीकनेस। हैजर्ड को हम एडवर्स इवेंट कर देते हैं। ठीक है, एडवर्स इवेंट कर देते हैं। तो जब कोई एडवर्स इवेंट घटित होता है और जो वीक होगा, देखो वीक एडवर्स यहाँ जीरो है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू है। तो जब एडवर्स इवेंट भी जीरो है, वीकनेस भी जीरो है, तो फिर नो रिस्क ऑफ डिजास्टर, कोई रिस्क उसका नहीं होगा। एडवर्स इवेंट को अगर हम बढ़ा भी देते हैं, वीकनेस को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, वीकनेस यहीं जीरो रह रहा है, तो जब वीकनेस जीरो है तो इसका मतलब स्ट्रांग है, तो फिर नो रिस्क ऑफ डिजास्टर, यहाँ पर भी नो रिस्क ऑफ डिजास्टर। अगर हम इस एक्सिस पर आते हैं, वीकनेस अगर ज़्यादा भी है लेकिन कोई एडवर्स इवेंट नहीं है, कोई डिजास्टर ही नहीं हो रहा है, एडवर्स इवेंट हो ही नहीं रहा है या बहुत कम हो रहा है, या हो रहा तो उसकी इंटेंसिटी कम है, मैग्नीट्यूड कम है, तो नो रिस्क ऑफ डिजास्टर। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में हम यहाँ आ गए, वीकनेस भी बढ़ गई और एडवर्स इवेंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, तो फिर यहाँ पर रिस्क ऑफ डिजास्टर होना ही होना है। ठीक है, तो ये रिलेशन दिखाया गया, ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा कोरिलेशन है। आप बस समझो कि ये सब आपको बस ऐसे देख लेना है, आपको गो थ्रू हो लेना है। दो आई नो कि आपके एग्जाम में मतलब एक टर्म्स ही पूछा जाएगा, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, डिजास्टर, हैजर्ड, क्लैमिटी, हो सकता है पूछा ही नहीं जाए, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो देखो वीकनेस और
हैजर्ड जब जीरो थे तो नो रिस्क, हैजर्ड बढ़ भी गया, वीकनेस जीरो है तो नो रिस्क, वीकनेस बढ़ भी गई, हैजर्ड कम है तो नो रिस्क, लेकिन वीकनेस भी बढ़ गई, हैजर्ड भी बढ़ गया तो रिस्क ही रिस्क है। ये वही बताया गया है कि जब कोई हैजर्ड होता है, एडवर्स इवेंट होता है और वल्नरेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, एडवर्स इवेंट हो और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम महाकुंभ का एग्जाम्पल दे दें कि हैजर्ड एडवर्स इवेंट हुआ, भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुआ, वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस का मतलब वहाँ पर तैयारी अगर बहुत ही वीक होती, कुछ भी तैयारी नहीं रहता, तो 7 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे, 7 करोड़ लोग, जैसा डेटा बताया जा रहा कि 7 करोड़ लोग एक जगह जब पूरे इलाहाबाद महाकुंभ में आ गए, और फिर स्टैम्पेड क्या है, एडवर्स इवेंट है, स्टैम्पेड एडवर्स इवेंट है। वल्नरेबिलिटी क्या है, वीकनेस है, वीकनेस इन टर्म्स ऑफ तैयारी में वीकनेस है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता, लेकिन वीकनेस, तैयारी अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तैयारी अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। अगर तैयारी बहुत ही अच्छी रही होती, जैसा इन्होंने बसंत पंचमी में किया, वही अधिकारी मौनी अमावस्या में भी थे, जिस दिन लोगों ने जो स्टैम्पेड से लोग मरे, वही अधिकारी मौनी अमावस्या के दिन भी थे, 29 ऑफ जनवरी को भी थे, वही अधिकारी 2 एंड 3 फरवरी को भी थे, बसंत पंचमी के दिन भी थे। लेकिन देखो कितना डिफरेंस हो गया। वो कहीं न कहीं मेंटली वो तैयार नहीं थे कि ऐसा होने के लिए, या कहीं पर उनकी तैयारी में गलती थी जिसकी वजह से वो स्टैम्पेड हुआ। अगर तैयारी मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस उनकी तैयारी में नहीं रही होती तो स्टैम्पेड नहीं हुआ होता। तो एडवर्स इवेंट हुआ, भगदड़ मची, एडवर्स इवेंट इज व्हाट, स्टैम्पेड, भगदड़। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस इन तैयारी, दोनों मिल गए तो डिजास्टर। न जाने कितने लोग वहाँ पर मर गए, डेटा भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो घटना है, अगर हैजर्ड और वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, राइट शॉर्ट नोट, यहाँ राइट है, यहाँ शॉर्ट है, नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर। मतलब ये कहा जा रहा, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको बस यहाँ जानना है कि यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर की बात की जा रही है, कि पूछा जा रहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स को बताइए। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की चर्चा करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की चर्चा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की चर्चा होने को है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिजास्टर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर ले चल रहा हूँ। टर्म्स हो गए, जितने भी जार्गन्स थे, जो टर्मोलॉजीज थे वो हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन भी करेंगे और डिजास्टर को भी थोड़ा और समझेंगे। देखिए इसका थॉट फ्रेमवर्क बनाया गया कि ये सब नहीं जानना है आपको। व्हाट इज डिजास्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, कॉजेज ऑफ अकरेंस ऑफ डिजास्टर, इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर, एग्जाम्पल ऑफ फ्यू डिजास्टर। तो डिजास्टर जैसा कि हमने आपको वहाँ लिखा रखा है वही है यहाँ पर, उसी को दूसरे तरह से लिख दिया गया। देखिए, ए डिजास्टर इज डिफाइंड एज डिसरप्शन ऑन ए मैसिव स्केल, ईदर नेचुरल और मैन मेड, occurring in short or long periods. Disaster can lead to human, material or economic or environmental hardship which can be beyond the bearable capacity of the affected society. मतलब ये कहा जा रहा कि डिजास्टर कोई एडवर्स इवेंट है
जो कि नेचुरल फैक्टर से हो सकती है या मैनमेड फैक्टर से हो सकती है, जो कि शॉर्ट लिव्ड भी मतलब सडन हो सकती है, कम समय के लिए, या लॉन्ग पीरियड तक के लिए हो सकती है, और जिसके घटित होने से ह्यूमन बीइंग का लॉस होता है। ह्यूमन बीइंग का मतलब लाइफ का लॉस होता है, मटेरियल लॉस होता है, मटेरियल लॉस मतलब रोड, रेलवे, ये सब का लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, पैसे रुपए का लॉस हो सकता है, एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है, और इतने तरह के लॉस जब होंगे इतने तरह के लॉस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो लोग उससे प्रभावित हैं, जो लोग उससे अफेक्टेड हैं, उनके बियरेबल कैपेसिटी से जितना वो सह सकें, जितना वो कोप अप कर सकें, उससे वो बियॉन्ड है, उनके क्षमता से बियॉन्ड है, उनके क्षमता से बियॉन्ड है, मतलब वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनके लिए डिजास्टर बन गया। ठीक है, जल्दी जल्दी ये सब पढ़ाए, अभी उधर डिजास्टर का डिफिनीशन हमने पढ़ाया है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। सिंस जियो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज यूनिक, अब देखो लब्बो लवाब ये है, क्रक्स ये है कि इंडिया को बताया जा रहा है कि इंडिया का जियोलॉजिकल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन इस तरह से है कि इंडिया में जो छोटे मोटे जो डिफरेंट टाइप से डिजास्टर आते हैं वो 30 टाइप ऑफ डिजास्टर्स में कैटेगराइज किए गए हैं, 30 तरह के डिजास्टर्स में कैटेगराइज किए गए हैं, और जिनको हम ब्रॉडली जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में बांट सकते हैं, और वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर में बांट सकते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर में बांट सकते हैं जैसे कोविड-19, इंडस्ट्रियल डिजास्टर लाइक केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक है, जैसे माइन सॉफ्ट का गिरना, मतलब जो खदान होती है उसको पिट उसकी गहरी कैविटी बना दिया, ऊपर उसका रूफ पड़ा हुआ है, कभी भी वो गिर सकता है, नीचे लोग दब के मर जाते हैं। या ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल मतलब ऑयल टैंकर से लीकेज होने लगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई, लोग मर गए। MIC मेथिल आइसोसाइनेट जो 2 और 3 दिसंबर 1984 भोपाल में रिलीज हुई थी। फिर न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर जैसे फुकुशिमा न्यूक्लियर रेडिएशन मार्च 2011 में हुआ, या मैनमेड डिजास्टर जैसे अर्बन एंड फॉरेस्ट फायर, या ऑयल स्पिल, या रोड रेल एक्सीडेंट हो गया, तो ये मैनमेड डिजास्टर हैं। तो इतने टाइप ऑफ डिजास्टर्स इंडिया में, या यू कैन से कि डिजास्टर्स को इतने कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, सुनामी, अवलांच मतलब बर्फ का ग्लेशियर का टुकड़ा गिर जाना। फिर वेदर रिलेटेड डिजास्टर क्या है, साइक्लोन है, हीट वेव्स है, क्लाउड बस्ट है, फ्लड है, ड्राउट है। फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर क्या है, कोविड-19 जैसा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। फिर न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर क्या है, जैसे फुकुशिमा हुआ था, चेरनोबिल हुआ था, लॉन्ग आइलैंड USA में हुआ था। फिर मैनमेड कोई भी घटना घट जाए, रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो जाए जिसमें ज़्यादा लोग मर जाएं, उसे मैनमेड डिजास्टर। तो ये 5 कैटेगरी के डिजास्टर्स हैं। ठीक है, अब मैं इस नोट्स को छोड़ करके मैं थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ इस नोट से और आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बाकी चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपके लिए रिलेवेंट उतना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं घर पर। ठीक है, ये पेज इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अभी इसके बाद हम बाहर निकल के आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें आप देख लो एक बार, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स में ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है कि अब थोड़ा डिजास्टर की मीनिंग बताए। फिर आपने बताया कि इंडिया का जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है इस तरह से है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर आते ही रहते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर आते रहते हैं उनको हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, सुनामी, अवलांचे आते हैं। दूसरा है वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, जिसमें साइक्लोन, हीट वेव, क्लाउड बस्ट, फ्लड, ड्राउट आते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर तीसरा है, जिसमें कोविड-19 जैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर, जिसमें फुकुशिमा, चेरनोबिल, लॉन्ग आइलैंड जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन हो सकता है और उससे लोग मर सकते हैं। फिर 5वां है मैनमेड डिजास्टर, जो कहीं भी किसी समय घटित हो सकता है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया में आ गए। हमारा जो भारत है, इंडिया है,
उसके कितने परसेंट में अर्थक्वेक आ सकता है, कितने, पूरा एरिया जो भारत का है, भारत का जो टोटल एरिया है 3.24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इतने एरिया का हाँ देखिए, इतने एरिया का 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया का 59% पर क्या आने का चांस है, अर्थक्वेक आने का चांस है। मतलब हमारा जो इंडिया है कितना वल्नरेबल है अर्थक्वेक से अफेक्टेड होने का, कितनी प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने का, कितने पूरे इंडिया के कितने भाग में अर्थक्वेक आने की वल्नरेबिलिटी है, 59%। तो देखिए पूरा जो इंडिया का लैंड मास है उसका 59% ऑफ लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट टू वेरी हाई इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पर 59% एरिया ऑफ भारत, 59% एरिया ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू गेट अफेक्टेड बाई अर्थक्वेक। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 59% एरिया ऑफ इंडिया इज vulnerable by earthquake। ये हो गया। अब 12% एरिया ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल बाई फ्लड, फ्लड से अफेक्टेड होने का चांस है। 12% एरिया इज फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया मतलब फ्लड से अफेक्टेड होने वाली एरिया, ठीक है। और फिर अभी इतना लिख लो, फिर हम स्लाइड को अप कर रहे हैं। देखो हमारा जो कोस्टल एरिया है, ये हमारी कोस्टल लेंथ है इंडिया की, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया इतना है। कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, इसमें से 5700 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर कोस्टल एरिया इज साइक्लोन प्रोन एरिया। साइक्लोन प्रोन एरिया, ये साइक्लोन से अफेक्टेड होने वाला एरिया है। तो हमारा इंडिया का जितना भी एरिया है उसका 59% अर्थक्वेक से अफेक्टेड होने वाला है, 12% फ्लड से अफेक्टेड होने वाला है, और जितना भी कोस्टल लेंथ है इंडिया का 7517 किलोमीटर, उसमें से 5700 किलोमीटर कोस्टल एरिया साइक्लोन से अफेक्टेड होने वाली है। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, आप इसको नोट करिए। और साथ साथ ये भी लिख लीजिए कि 68% एरिया ऑफ इंडिया इज ड्राउट प्रोन एरिया। ड्राउट प्रोन एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया का मतलब यहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया है, सूखा से अफेक्टेड होने वाले एरिया है। 68% एरिया इज ड्राउट प्रोन एरिया, और 12% एरिया इज फ्लड प्रोन एरिया, 59% एरिया इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया, एंड 5700 किलोमीटर कोस्टल एरिया इज साइक्लोन प्रोन एरिया। ये हमारी वल्नरेबिलिटी मैप है, मतलब वीकनेस है कि इंडिया का कौन कौन सा एरिया किस किस डिजास्टर के लिए कितना वीक है।
आप यहाँ पर कोस्टल लेंथ लिख लीजिए, ये हमारी कोस्टल लेंथ है। कोस्टल लेंथ इज साइक्लोन प्रोन एरिया। सर न्यू कोस्टल लेंथ ही 11,000 किलोमीटर हो गया। अरे कैसे बढ़ जाएगा यार, कोस्टल लेंथ कैसे बढ़ जाएगा भैया, इंडिया तो बढ़ नहीं रहा है, सरफेस एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, तो नया कोस्टल लेंथ 11,000 किलोमीटर कैसे हो जाएगा। द कोस्टल लेंथ इज फिक्स, दैट इज 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर है, ये फिक्स है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नोट्स छोड़ करके आ जाते हैं उस पर, बोर्ड पर, नॉर्मल बोर्ड पर। ठीक है, अंडमान निकोबार भी इसी कोस्टल लेंथ में काउंटेड है, वो भी इसी कोस्टल लेंथ में काउंटेड है। हो गया, डन। चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अब हम आ गए नोट्स पर, नोट्स पर आ जाते हैं, जो अपना अपना नॉर्मल कन्वेंशनल बोर्ड है वहां आ जाते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल बोर्ड पर आ जाते हैं और हमारा टॉपिक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हम लोगों ने डिजास्टर पढ़ा, हम लोगों ने हैजार्ड पढ़ा, सॉरी ये क्या हो गया, हम लोगों ने डिजास्टर पढ़ा, हैजार्ड पढ़ा, क्लेमिटी पढ़ा, ठीक है। हैजार्ड, डिजास्टर, क्लेमिटी, और हैजार्ड, डिजास्टर, क्लेमिटी को अफेक्ट, अरे यार व्हाट इज हैपनिंग, फिर फैक्टर्स, फैक्टर्स विच अफेक्ट, factors which affect disaster, hazard, calamity। फैक्टर्स विच अफेक्ट डिजास्टर, हैजार्ड एंड क्लेमिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स विच अफेक्ट हैजार्ड, डिजास्टर एंड क्लेमिटी, तो फैक्टर्स हम यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए, तो पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या लिखा था वहाँ, हम लोगों ने कुछ भी सीक्वेंस, कोई ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो पहला फैक्टर था हमारा, सपोज इमरजेंसी, इमरजेंसी लिख दिया। दूसरा फैक्टर क्या है, वल्नरेबिलिटी लिख दिया, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, इमरजेंसी मतलब अर्जेंट सिचुएशन, अर्जेंट सिचुएशन, इमरजेंसी का मतलब अर्जेंट सिचुएशन। ठीक है ना, अर्जेंट सिचुएशन। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, इमरजेंसी हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, नेक्स्ट हो गया रिस्क हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया था, इमरजेंसी हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, रिस्क हो गया, और यही फैक्टर हैं, यही 3-4 फैक्टर हैं। एक तो इमरजेंसी था, एक वल्नरेबिलिटी था, एक रिस्क था, और बाकी इसी में कैपेबिलिटी भी आ गई। तो हमारे ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो
दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? डिजास्टर पढ़ा, हैजर्ड पढ़ा, कैलेमिटी पढ़ा, फैक्टर्स लाइक इमरजेंसी, वल्नरेबिलिटी, रिस्क पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स, डिजास्टर्स इन इंडिया। भारत में जो डिजास्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। फिर हम लोगों ने अभी छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक अभी किया, वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया। वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया। तो वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया में हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या? 59% एरिया अर्थक्वेक से वल्नरेबल है, 68% एरिया ड्राउट से वल्नरेबल है, ठीक है, 12% एरिया फ्लड से वल्नरेबल है, एंड 5700 किलोमीटर कोस्टल लेंथ आउट ऑफ 7517 किलोमीटर कोस्टल लेंथ इज साइक्लोन प्रोन एरिया। आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिखना है तो आप अर्थक्वेक प्रोन एरिया लिख सकते हैं, प्रोन एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन एरिया और ये साइक्लोन प्रोन एरिया। तो हमने अभी तक केवल इतना ही पढ़ा है, ठीक है ना। हमने समअप कर दिया, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोगों ने समअप कर दिया। तो ये थोड़ा लूज टॉपिक थे, इसलिए हम लोगों ने इतना इसमें समय लिया, और ये एब्स्ट्रैक्ट नेचर का था। इससे अब कुछ हो, मतलब इसमें कुछ हो नहीं सकता था ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने इसको इस मोड ऑफ टीचिंग में गए कि जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करे और हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से समअप कर लिया टॉपिक को। सिक्सटी 68% है ये ड्राउट, 68% है, 68% एरिया। तो अभी तक हम लोगों ने केवल इसका बैकग्राउंड आज डेवलप कर रहे थे, और इस बैकग्राउंड जानने के प्रोसेस में हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अगर हम एग्जाम मोड में आ जाएं तो हम इतने जल्दी ही इसको समअप कर लेंगे, बस 2 मिनट में समअप कर लेंगे कि डिजास्टर क्या है, हैजर्ड क्या है, कैलेमिटी क्या है, फैक्टर्स जो इसको इन तीनों को अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। तो इमरजेंसी है, वल्नरेबिलिटी है, रिस्क है, और बहुत कुछ लिखना है तो यहाँ पर कॉस्ट भी लिख दो। कॉस्ट का मतलब मॉनेटरी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है मॉनेटरी कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हालांकि लाइफ का क्या कोई मॉनेटरी कॉस्ट निकालेगा, लाइफ तो इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई पैसे से कीमत नहीं लगा सकता है, लेकिन फिर भी एक्स ग्राशिया अमाउंट दिया जाता है। जैसे भी महाकुंभ में जो लोग मर गए उनको 25 लाख एक्स ग्राशिया अमाउंट दिया गया, उससे उनकी कीमत थोड़ी लगाई जाएगी, लेकिन फिर भी एक मॉनेटरी कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना लॉस हुआ है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं और ये हमारा वल्नरेबिलिटी मैप है। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको मैंने छोड़ रखा है। अब क्लियर हुआ? अभी तक जितना हम लोगों ने घूम घूम करके हम वहाँ पढ़े हैं, अब उसको एक जगह आके हम लोगों ने समअप कर लिया है। तो आई होप कि इट वुड बी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अप टू नाउ वी डिड इट थॉरोली एंड नाउ हियर वी समराइज्ड इट in one shot
वन शॉट में हमने एक जगह समराइज कर दिया। तो अब आपको जितना अभी तक पढ़ाया है ये केवल बैकग्राउंड था, इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे आप लोग कुछ लोग कह रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो अब समझ में आ गया होगा, एक जगह आ गया, क्योंकि कुछ पढ़ना लिखना नहीं है इसमें, बस जानना है कि क्या है डिजास्टर, देखते ही टिक लगा के आगे निकल जाना है। हैजर्ड क्या है, क्लेमिटी क्या है, तीनों में डिफरेंस पूछ दिया तो वो भी पता है। अगर मैं ऐसे केवल बोल देता तो समझ में नहीं आता है कि तीनों में डिफरेंस क्या। अब इतना आपने बैकग्राउंड जान लिए कि अब आप समझ जाएंगे। फिर इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, फिर वल्नरेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क आप जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, कॉस्ट क्या है तो हमने लिख दिया मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और फिर वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया में भी पॉइंट्स जो थे एक जगह कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया जा रहा हूं बताने। हो गया, डन, यू ऑल नोटेड, आपने नोट डाउन कर लिया। इफ यू ऑल नोटेड डाउन देन आई विल मूव अहेड एंड देन आई विल टीच द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। भारत में डिजास्टर का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। इंडिया में क्लासिफिकेशन कैसे किया गया डिजास्टर्स का, तो देखिए इन अगस्त 1999 हाई पावर्ड कमेटी, जस्ट ए मिनट, इन अगस्त 1999 HPC का मतलब हाई पावर्ड कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी was set up under chairmanship of J.C. Pant, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ J.C. पंत। J.C. पंत इसके कमेटी के हेड थे। इन 1999 HPC was set up under chairmanship of J.C. Pant to classify different types of disasters, different types of disasters in India, ठीक है ना। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ J.C. पंत टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर इंडिया में होते हैं, उनको क्लासीफाई किया गया। क्लासीफाई करने के लिए इनको, इस कमेटी को सेटअप किया गया, ठीक है ना, टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया। HPC submitted its report in year 2002। HPC ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? इन ईयर 2002। एंड
broadly classified different types of disasters into 5 categories. 5 categories, different type of disasters into 5 categories. और वो 5 categories आपने नोट्स में देखा था. फर्स्ट जियोलॉजिकल डिजास्टर, पहला जियोलॉजिकल डिजास्टर्स. इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, अवलांचे, लैंडस्लाइड. ठीक है, लैंडस्लाइड. तो ये सब क्या हैं? जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं. उन्होंने ऐसा कैटेगराइज किया. दूसरा क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स, क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स. तो इसमें क्या क्या है? क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स में जैसे हमने अभी बताया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्लाउड बस्ट, फ्लड, देन ड्राउट, देन हीट वेव्स. ठीक है, तो ये सब हैं. अब इसके अलावा, इन दोनों के अलावा उन्होंने और क्या क्या इसमें डिकोड कर दी, और क्या क्या रख दिया? बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, लाइक कोविड-19, या इसके पहले, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, इसके पहले क्या था? अर्लियर प्लेग, पहले प्लेग, कॉलरा, यही सब बायोलॉजिकल डिजास्टर थे. प्लेग आ जाता था, लोग गांव के गांव मैसिव स्केल पर लोग मर जाते थे, क्योंकि मेडिसिन उस समय बहुत कम थी. फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स लाइक लीकेज ऑफ MIC, मेथिल आइसोसाइनेट, on 2-3 December 1984 in Bhopal. From ये जो भारत फार्मा कंपनी, इसमें जो कंपनी थी वो अमेरिकन कंपनी थी, एंडरसन उसका ओनर था, तो उसी से रिलीज हुई थी. देन 5th इज मैन मेड डिजास्टर. ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम यूनियन कार्बाइड कंपनी, फ्रॉम यूनियन कार्बाइड कंपनी. ये कहाँ की कंपनी थी? USA की कंपनी थी. ये USA की कंपनी थी, इंडिया की कंपनी नहीं थी. इसका एंडरसन ओनर था,
जो भग गया था इस घटना के होते ही। मैन मेड डिजास्टर, तो मैन मेड डिजास्टर तो कोई भी एक्सीडेंट, रेल और रोड एक्सीडेंट और आउटब्रेक ऑफ फायर, आउटब्रेक ऑफ फायर इन फेयर, फेयर मतलब मेले में एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। तो इस तरह से उन्होंने 5 तरह के डिजास्टर्स में बांट दिए पूरे सभी जो डिजास्टर्स होते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, उन्होंने 5 कैटेगरी में बांट दिया। किसने बांटा है? जेसी पंत ने। जेसी पंत कमेटी कब बनाई गई थी? 1999 में। कब अपना रिपोर्ट दी? 2002 में। और जेसी पंत कमेटी को हाई पावर्ड कमेटी भी बोलते हैं। इन्होंने 5 कैटेगरीज में अपने यहाँ जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको बांट दिया। तो बस अब हम यहीं से सेट ऑन कर ले रहे हैं, आगे इसी से हम पढ़ते जाएंगे। जियोलॉजिकल पढ़ेंगे, क्लाइमेट रिलेटेड पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और मैनमेड में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा मुझे बता देना है, ठीक है। इन्हीं दोनों को मेनली पढ़ाना है और उसके बाद में इसको पढ़ाने के बाद मुझे ये बता देना है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसको मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाए। तो मैनेजमेंट को पढ़ा देना है, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, बस हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट। और क्वेश्चन दे देना है, इससे ज़्यादा बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछे जाने की संभावना, क्योंकि यही है ऑल अबाउट। यार ये न्यूक्लियर डिजास्टर्स कहाँ गया? 1 2 3 4 5। देखो हमारे यहाँ जो बनाया गया था इंडिया लेवल पर, जो इंडिया लेवल में इन्होंने किया था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में ही न्यूक्लियर डिजास्टर्स को ऐड कर दिया। इसी में ही न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर्स को इसी में ऐड कर दिया गया, जो हमारे यहाँ बनाया गया है भारत लेवल पर इस कमेटी के द्वारा। तो न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर्स और इंडस्ट्रियल डिजास्टर दोनों को एक में क्लब कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये है, आप इसको लिख लीजिए। जो यूएसए में कैलिफोर्निया में फायर आउटब्रेक हुआ, वो किस में आएगा? वो हीट वेव वाले में आ जाएगा, क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड में आ जाएगा। हीट वेव्स की वजह से जनरली फॉरेस्ट फायर लग जाता है। फॉरेस्ट फायर किस में आएगा? वो क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड में आ जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है एयर का और उसी समय जो ट्रीज हैं जो आसपास हैं उनके ट्रंक आपस में रबिंग होती है, रबिंग का मतलब आपस में रगड़ खाते हैं, तो दैट अटेन द इग्निशन पॉइंट अटेन करके स्पार्किंग हो जाती है और वहीं से आग लग जाती है। इंडस्ट्रियल भी तो मैन मेड है, हाँ वो भी तो मैन मेड है, लेकिन कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। आपने लिख लिया इसको? मैं स्लाइड अप और करूं? थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहा हूं जिससे कि सब एक में आ जाए। सर अवलांचे क्या है? ग्लेशियर का जब बड़ा सा टुकड़ा टूट करके गिर जाता है और उससे कैजुअलिटी होती है तो उसे अवलांचे डिजास्टर कहते हैं। तो अपने यहाँ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में होता है अवलांचे।
मीथेन अलार्म बताइएगा प्लीज। देखो जो माइंस होती हैं ना, माइंस खदान जो होती हैं, कोल माइंस जनरली होती हैं, तो वहाँ पर मार्स गैस जनरली रिलीज हो जाती है, मीथेन गैस के रिलीज होने के चांसेज होते हैं। तो जब भी मार्स गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है, तो वहाँ अलार्म बज जाता है, तो जो वर्कर होते हैं उन्हें जल्दी से भगा लिया जाता है वहाँ से। तो श्वेतंक पांडे आप बार बार पूछ रहे थे, तो मीथेन अलार्म यही है, ठीक है ना। एक बार पाकिस्तान में हुआ था क्या, पाकिस्तान में क्या हुआ था, मीथेन अलार्म नहीं, अमित मिश्रा इज आस्किंग। अवलांशे बता तो दिया, अवलांशे मीथेन अलार्म बता दिया यार, कि जब माइंस में वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर मार्स कोल माइंस में जनरली मार्स गैस मीथेन ही रिलीज होती है, उसे मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। तो जब वो रिलीज होती है तो उससे दम घुट के मर जाते हैं, तो इसलिए जब ये रिलीज होती है कोल माइन से अचानक मार्स गैस मीथेन गैस, तो अलार्म बज जाता है कि भाई भगो यहाँ से, तो भगा के वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। इसे ही मीथेन अलार्म, अलर्ट अलार्म कहते हैं, मीथेन अलार्म कहते हैं, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, अब देखो छोटे छोटे जो ये सब चीज़ हैं ना, ये सब थोड़ा अपने लेवल पे ही गूगल करके पढ़ लो। अब सारी चीज़ें हम क्लास में बताने लगेंगे तो इसी में हो जाएगा। फिर भी हमने नोट आपका कर लिया, क्लास अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। जब हम लास्ट में सम अप करेंगे इस कोर्स को, तो उस समय जितने भी डाउट्स होंगे इस तरह के आप नोट डाउन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट होंगे हमें एक जगह दे दीजिए, हम उस रिलेवेंट डाउट्स को एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। डन, चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम पर।